दो ठग और चतुर कोतवाल। संध्या का समय था। आगरा के किले के आसपास का बाजार चहल पहल से भरा हुआ था। दुकानों से उठती मसालों की गंध, घोड़ों की टाप, ऊंटों की घरघराहट और चौक पर बजते ढोलन गाड़े मिलकर एक अजीब सी गहमा गहमी पैदा कर रहे थे। हर ओर सौदेबाजी की आवाजें थी और बीच बीच में दरबारियों की सजी हुई पालकियां निकलती दिख जाती। पर इसी भीड़ के बीच दो परछाइयां चुपचाप घूम रही थी। दो ठग, जिनके नाम बहुत कम लोग जानते थे, पर जिनकी चालाकी के किस्से हर शहर में सुनाई देते थे। पहला था कन्हैया उर्फ कनू, जो मीठी बोली और नकली भावनाओं से किसी को भी अपने जाल में फंसा लेता। दूसरा था भूरा, जिसकी आंखें हमेशा शिकारी पक्षी की तरह चमकती रहती। दोनों के बीच अद्भुत तालमेल था। इस बार उनकी नजर किसी सामान्य व्यापारी पर नहीं, बल्कि आगरा के ही चतुर कोतवाल पर थी। कोतवाल खुद चालबाजी और रिश्वतखोरी में नामी था, और यही वो बिंदु था जहां से कहानी शुरू होती है। कनू और भूरा कई दिन से कोतवाल के घर के आसपास घूम रहे थे। दोनों ने तय किया कि इस बार वे केवल धन नहीं, बल्कि राजकीय रहस्य भी हथियाएंगे। भूरा बोला, कोतवाल रोज रात को तिजोरी खोलता है और गिनती करता है। अगर हम उसकी आदतें जान ले तो हम उसे उसी की चाल से मात दे सकते हैं। कनू ने धीमे स्वर में हंसते हुए कहा, पर कोतवाल साधारण आदमी नहीं। वो खुद दरबार में अकबर को चापलूसी करके अपना स्थान बनाए बैठा है। उसकी धूर्तता का तो हर कोई कायल है। अगर हम गलती कर गए तो हमारी गर्दन सीधी फांसी पर होगी। दोनों ने योजना बनाई। एक रात कनू ने भिखारी बनकर कोतवाल के दरवाजे पर शरण मांगी। कोतवाल, जो बाहर से दयालु दिखने का शौकीन था, ने उसे भीतर ठहरने दिया। इसी बहाने कनू ने घर का नक्शा देख लिया। दूसरी ओर भूरा ने कोतवाल के सिपाहियों से दोस्ती जमाई और दारू पिलाकर उनसे ये जानकारी निकाली कि तिजोरी की चाबी हमेशा कोतवाल की कमर में बंधी रहती है। योजना पूरी हो चुकी थी। 3 रात बाद जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, तभी अचानक कोतवाल के घर में हलचल मची। तिजोरी खुली पाई गई। उसमें रखे कीमती जवाहरात, सोने के सिक्के और कुछ गुप्त पर्चे गायब थे। कोतवाल आग बबूला हो उठा। उसकी इज्जत और नौकरी दोनों पर संकट आ गया। वो जानता था कि अकबर को पता चला तो सीधा गला दबा दिया जाएगा। उसने तुरंत शहर में घोषणा करवाई, जो भी चोर को पकड़ेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। पर इस घोषणा के पीछे भी उसकी चाल छिपी थी। सच ये था कि चोरी के पीछे स्वयं कोतवाल का हाथ था। उसने अपने काले धंधों को छिपाने के लिए तिजोरी से गुप्त पर्चे निकालकर किसी गुप्त व्यापारी को बेचने की योजना बनाई थी। लेकिन अब जब दोनों ठगों ने असली तिजोरी ही साफ कर दी, तो वो फंस गया। कनू और भूरा ने चोरी सफलतापूर्वक कर तो ली, पर धन बंटवारे पर दोनों में विवाद खड़ा हो गया। कनू चाहता था कि जवाहरात बेचकर दिल्ली भाग चले, जबकि भूरा आगरा में ही और बड़ा खेल खेलने के मूड में था। भूरा बोला, ये गुप्त पर्चे बहुत काम के हैं। इनकी कीमत जवाहरात से भी ज्यादा है। अगर इन्हें सही जगह बेचा जाए तो हम सोने की खान में बैठ सकते हैं। कनू ने विरोध किया, मैं ऐसे खतरनाक खेल में नहीं पड़ूंगा। बादशाह तक पहुंचने वाले कागज हैं। पकड़ लिए गए तो जान से जाएंगे। दोनों की बहस बढ़ती गई। एक रात झगड़ा इतना बढ़ा कि भूरा ने कनू को धक्का दिया और जवाहरात की गठरी लेकर भाग गया। कोतवाल को जैसे ही पता चला कि चोरी उसके घर से बाहर फैल चुकी है, उसने नई चाल चली। उसने कनू को पकड़वाकर ये अफवाह फैलाई कि वही चोर है। कनू को जेल में डाल दिया गया। भूरा बाहर आजाद घूम रहा था, पर अब वो खुद डर गया। उसे लगा कोतवाल उसके पीछे लग जाएगा। कोतवाल ने दरबार में जाकर अकबर से कहा, हुजूर, मैंने एक ठग को पकड़ लिया है। वही मेरा घर लूटकर भाग रहा था। देखिए, ये वही है। अकबर कोतवाल की बात सुनकर चौंके, पर उन्होंने बीरबल की ओर नजर डाली। बीरबल की आंखों में संदेह की चमक थी। अगले दिन दरबार में कनू को लाया गया।
वो कांप रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, सच सच बता, चोरी तूने अकेले की या किसी और के साथ? कनू डर के मारे चुप रहा, पर उसकी आंखों में कुछ और ही कहानी छिपी थी। बीरबल ने महसूस किया कि ये केवल मोहरा है। तभी भूरा दरबार में पहुंचा और चिल्लाने लगा, हुजूर, सच्चाई ये नहीं है। असली चोर मैं नहीं, बल्कि यही कोतवाल है। उसने अपने अपराध छिपाने के लिए हमें फंसाया है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अब 3 शक के घेरे में थे। कनू, पहला ठग। भूरा, दूसरा ठग। कोतवाल, जो खुद चालाक था। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, हमें सच्चाई चाहिए। हमें बता कि असली अपराधी कौन है। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने कहा, हुजूर, तीनों को अलग अलग कोठरी में डाल दिया जाए। हर किसी से कहा जाएगा कि उसका साथी सब कुछ कबूल कर चुका है। असली अपराधी की बेचैनी और गलती खुद प्रकट हो जाएगी। योजना सफल हुई। रात के अंधेरे में सबसे पहले कोतवाल बेचैन हुआ। उसने सिपाही को रिश्वत देकर कहा, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी गर्दन जाएगी। तुम ये संदेश बाहर पहुंचा दो कि मैं गुप्त पर्चे सौंपने को तैयार हूं। बस मुझे बरी कर दो। सिपाही ने सब बातें बीरबल तक पहुंचा दी। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में सबूत पेश किए। जहां पनाह, असली अपराधी यही कोतवाल है। ठगों ने तो लालच में चोरी की, पर उसने अपने पद और जिम्मेदारी का दुरुपयोग करके देशद्रोह का रास्ता चुना। उसके पास से मिले गुप्त पर्चे इसका प्रमाण है। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। अकबर ने आदेश दिया, कोतवाल को तुरंत पदच्युत किया जाए और जेल में डाला जाए। ठगों को उनके अपराध के लिए दंड तो मिलेगा, पर उनकी सजा हल्की होगी, क्योंकि उन्होंने दरबार में सच्चाई उजागर कर दी। कनू और भूरा को अलग अलग दंड दिए गए। एक को सालों की कैद और दूसरे को राज्य से निर्वासन। पर बीरबल ने भीतर ही भीतर सोचा, ये दोनों ठग दोबारा लौटेंगे और शायद वे किसी और बड़ी चाल में फंसाएंगे। भूरा का निर्वासन केवल एक कागजी फैसला नहीं था, वो आगरा की गलियों में एक चिंगारी छोड़ गया। निर्वासन के आदेश के साथ शहर से बाहर भेजे जाने पर भूरा की आंखों में जो रोष और ठंडक उठी थी, वो किसी साधारण बदले की नहीं थी। उसने दोस्तों को कहा था, अपराध का मौका मिला है तो एक बार पूरी साजिश रचना ही पड़ेगी। मैं वापस लौटूंगा, पर अब मैं अकेला नहीं। मैं ऐसी बंदिश जोड़कर आऊंगा कि कोतवाल जिसकी चाल ने हमें फंसाया, वही अपनी चाल में फंस जाएगा। भूरा दूर गांवों निशातों में छिपा रहा। उसने जहां जहां ठहराव किया, वहीं से वहां के लोगों की कमजोरियां पढ़ी। किसे कौन सा कर्ज है, किस व्यापारी को कैसे डर है, किस गवर्नर के ऊपर किसका दाग है। भूरा जानता था कि बदला लेने के लिए केवल शौक और धैर्य चाहिए, और उसके पास दोनों भली भांति थे। कनू जेल में बैठा था। कानों में दिन भर कोतवाल के ठाके और सिपाहियों की तिकड़म गूंजती रहती। पर कनू के दिमाग में एक ही बात घूमती, क्या उसने सही चुनाव किया था? क्या भूरा अभी भी जीवित है? क्या बीरबल सच में जान गया, या कोतवाल ने अपना नेटवर्क इतना गहरा कर रखा था कि सच दब जाएगा? वहां एक छोटी सी उम्मीद कि भूरा कहीं से लौटेगा, और इस उम्मीद ने उसे सांस लेने का कारण दिया। भूरा निर्वासन भूमि पर भी खुलकर नहीं रहा। उसने संपर्क बनाए, पुराने साथी, नाविक, भट्ठा मजदूर, एक दो अनिम्नीय व्यापारी। सबसे अहम था रहस्यमयी ताम्रपत्र। यह कोई जादुई वस्तु नहीं थी, पर भूरा जानता था कि आगरा में कुछ दस्तावेज, खास तौर पर वे जो कोतवाल के गुप्त सौदों की गवाही थे, ताम्रपत्रों पर नक्काशी किए गए थे, ताकि नंगी आंखों से पढ़ना मुश्किल रहे। भूरा को विश्वास था कि जिन पर्चों पर उसने आंखें मारी थी, उन पर ऐसे कोड होंगे, और यदि वो उन कोड़ों को उधेड़ सके तो उससे उसे बड़ी दौलत और भी ज्यादा खतरे का रास्ता खुल जाएगा। दरबार के भीतर छिपे उन लोगों का पता भूरा ने एक लेखवा का साथी बनाया, जिसे चिन्हों और प्रतीकों की समझ थी। बीते कई महीनों में वे दोनों ने ताम्रपत्रों की नकल बनवाई तथा
छोटी छोटी झूठी परिचत्रों की रसद जुटाई ताकि आगरा में भटके बिना दाखिल हो सके। उनके पास धीरे धीरे पैसे और हथियार की व्यवस्था भी हो गई। उनके पुराने ठिकानों पर सूचनाएं मिल रही थी कि कोतवाल ने अब अपना नेटवर्क बदल दिया है। कुछ पुराने रिश्तेदार मिलेठे थे, कुछ नई बंदरबस्ती चालू कर दी थी। भूरा की असली चाल ये थी, कोतवाल की आपराधिकता को सिर्फ उजागर कर देना ही पर्याप्त नहीं था। उसे दरबार के कुछ अन्य धंधेबाजों के साथ जोड़कर सार्वभौमिक भ्रष्टाचार का नक्शा बनाना था, ताकि कोतवाल सिर्फ व्यक्तिगत दोषी न लगे, बल्कि एक बड़े जाल का सिर्फ एक ठोस पकड़ा हुआ मोहरा प्रतीत हो। तभी उसका बदला स्थायी होगा और ठगों के लिए समाज के भीतर फिर से जीने की शक्ल बन सकेगी। वही आगरा, वही गलियां, वही बाजार, पर शहर में अब एक अजीब सी हिम्मत छा गई थी। लोगों के हाथ में अब ज्यादा डर और कम भरोसा था। कोतवाल का हटना कुछ लोगों के लिए राहत था, पर कईयों के लिए डर। जिस दिन कोतवाल जेल में बंद हुआ, उसी रात दरबार के कुछ बुजुर्गों की बैठक हुई। इस सब के पीछे कोई और हाथ है, एक ने कहा। दूसरे ने फुसफुसाते हुए कहा, कई बार छोटी मछलियां बड़ी मछलियों के संदेश पहुंचाती है। अकबर ने एक किताब बंद कर रखी थी जो बीरबल को दिखाई गई थी, कुछ तरक्की के लिए, कुछ सतर्क रहने के लिए। बीरबल ने देखा कि बाहर की हवा बदल रही है। उसने अपने दिमाग के पहिए फिर से घुमाए। पिछली बार उसने साधारण जाल रचा और सामने वाले की आत्मा में दरार निकाल दी, पर अब मामला गहरा था। यदि भूरा सच में कहीं से लौटकर आ गया तो उसकी चाल सिर्फ बदला होने की जगह किसी और उद्देश्य की तरफ भी बढ़ सकती थी। साम्राज्य में अशांति फैलाना या फिर किसी छिपे हित का संरक्षण करना। एक दिन अचानक दरबार में एक पत्र आया। उस पत्र में सिर्फ एक पंक्ति और एक संकेत था, जो चना छान रहा है उसे अपने जहर की गंध खुद पता चलेगी। पत्र पर कोई हस्ताक्षर नहीं था, केवल दाई और एक लाल बिंदी जैसी मुद्रिका। बीरबल ने देखा और मुस्कुरा दिया। यह कोई मामूली खतरनाक बच्चा खेल नहीं था। यह किसी ऐसे शख्स की भाषा थी जिसने कोतवाल के और भी बड़े षड्यंत्रों को समझा था। बीरबल ने तुरंत 3 चिट्ठियां लिखवाई। एक कनू को जेल में, एक भूरा के पुराने जानकारों में से किसी को और एक अकबर के खास सचिव को। उसके पत्रों में कोई सीधे आरोप नहीं थे, पर हर एक पत्र ने एक अलग अलग दरवाजा खोलने की जानकारी दी। एक ने जेल के भीतर छिपे सुराग का जिक्र किया, दूसरा ने ताम्रपत्रों की नकल के बारे में संकेत दिया और तीसरे ने दरबार के भीतर एक नाम का उल्लेख किया। नाम था मंगल राय। मंगल राय किसी राज्य के छोटे मोटे हाशिए पर बैठे एक व्यापारी का नाम नहीं था। वो दरबार के उन लोगों में से था जिनके कदम पर कभी सेंध नहीं लगी थी। बीरबल जानता था कि यदि मंगल राय का नाम सही जगह गूंज गया तो कुछ लोग बेचैन होंगे। भूरा ने आगरा में आने से पहले सभी सावधानियां बरती थी। उसने नकली पहचान, नकली बीमारियां और बेमेल हालात की एक धारा बनाई, ताकि यदि कोई जांच हुई भी तो वो सीधे उसके पीछे न पहुंचे। पर किसी ने भूरा के लिए आगरा की हवाओं में एक संकेत छोड़ दिया था। एक बूढ़ी औरत जो शहर के हलवाई की दुकान पर बैठकर पान के पत्ते बांटती थी, उसने भूरा के साथ एक पुराना झंडा दिखा दिया। वो झंडा भूरा के पुराने नेता का चिन्ह था। बूढ़ी औरत का नाम था रुकमती और वो शहर की उन कहानियों को जानती थी जो कोई बैंक वाला नहीं जानता। रुकमती ने भूरा को देखा, मुस्कराई और कहा, घुड़सवार वापस आ गया है, पर घोड़ा तेज चलेगा तो बेजुबान सबूत छूट जाते हैं। भूरा ने उसे देखकर अंदाज लगा लिया, संपर्क टूटे नहीं थे। रुकमती ने उसी रात भूरा को एक सूचना दी। मंगल राय के घर के पास पुराने मदरसे में कुछ लोग मिलेंगे। वे लोग ताम्रपत्रों के साथ आएंगे। भूरा के दिल में उम्मीद जगी, पर दरबार में नई चेतना भी जागी थी। बीरबल ने रात में एक बंद कमरे में उन लोगों की सूची बनवाई थी जिनके व्यवहार बदलेगा। यही वो जाल था जिसे भूरा भी छेड़ना चाहता था, पर इस बार बीरबल पहले से आगे की चाल में था।
भूरा और उसके साथियों ने मदरसे के पुराने तहखाने में पहुंचना चाहा। वहां पर ताम्रपत्रों की नकलें रखी थी, पर वे नकलें कागज की नहीं, पक्की ताम्र की थी, जिन पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थी। भूरा ने संकेत पढ़ने वाले साथी को बुलाया। उसी ने एक एक चिन्ह को पहचानते हुए कहा, ये तारखोज का चिन्ह है, ये सौदा गिरोह का। पर ये अंतिम संदेश, इसे हल्के से दबाकर पढ़ो तो कुछ अक्षर उभरते हैं। सूर्य के पंजे, चांद की चाबी। भूरा ने सोचा, ये कोई रमज शब्द है, पर उसने समझा कि ये संकेत शायद कोतवाल के रिश्ते और भी ऊपर तक जाते हैं। किसी ऐसे रात्रिकालीन मंडल का नाम जो खामोशी से राज्य के भीतर चल रहा था। उसने चाहा कि यह जानकारी सीधे बीरबल तक पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो गई। मदरसे से भागते समय उनके पीछे आवाज आई, हाथ ऊपर कर दो। कि कुछ जगहों पर बीरबल के सिपाही पहले से ही खड़े थे। भूरा को लगा कि जाल अभी पूरा नहीं हुआ, पर वो चुपके से मुस्कराया। वो समझ चुका था कि बीरबल की सूझबूझ भी किसी से कम नहीं, और ये खेल यही खत्म नहीं होगा। बीच बीच में एक और मोड़ आया। बीरबल ने मंगल राय के घर पर दस्तक दी, पर वहां मिला सियाह धुएं जैसा माहौल। मंगल राय के सामने एक छोटी सी किताब पड़ी थी, जो न तो खुलेगी न तो पूरी तरह जांची जाएगी। बीरबल ने चुपके से किताब उठाई और देखा कि उसमें कुछ नाम छपकर थे, नाम जो अक्सर राज्य के सबसे भरोसेमंद लोगों के निशान रहे थे। पर नामों के बीच एक और संकेत था, चायखाने के नीचे। बीरबल ने उसी रात चायखाने का रुख किया। वहां पर एक बूढ़ा चाय वाला था, जिसके आंखों में बहुत सी बातें छिपी हुई थी। बीरबल ने उसकी चाय ली और पूछा, कौन आते जाते यहां पर? चाय वाला मुस्कराया और बोला, जो भी ऊपर बैठकर निगाहें बचाते हैं, नीचे आकर आराम नहीं पाते। बीरबल ने चाय वाले की ओर एक विशिष्ट प्रश्न किया, क्या आपने किसी रात अजब सी रौनक देखी? चाय वाले ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, कुछ रातों में तो मुझे लगता है जैसे चाय के प्याले में भी कोई साजिश उबल आती है। उसने फिर एक छोटी सी पेटी निकाली। उसमें से बाहर निकला एक ताम्र टुकड़ा। उसी पर एक छोटा निशान उत्कीर्ण था, वही लाल बिंदी जैसी मुद्रिका जो पहले चिट्ठी पर थी। 20 घड़ियों के भीतर बीरबल के दिमाग में एक तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। ये केवल कोतवाल की आत्मकीय नालिश नहीं थी, बल्कि एक बड़ी मंडली के चिन्ह थे, मंडली जो कोतवाल का संरक्षण लेकर काम करती थी। बीरबल ने अब सिर्फ एक रणनीति तय की। सामने वाले को कमजोर करने के बजाय उसकी शह में बैठे लोगों के बीच पनाह ढूंढनी थी। वो जानता था कि जहां गठबंधन है, वहां दरारें पड़ना आवश्यक है। उसे उन दरारों को खोजकर बड़ा संकेत बनाना था। कनू जेल में रहता तो असहाय लग रहा था, पर उसकी आंखें सुर्ख थी। उसे पता चल गया कि भूरा कहीं से वापस आ गया है और साथ में बड़ी चालें चल रहा है। उसे जेल के एक कोने में बीरबल ने बुलाया। बीरबल ने कहा, कनू, तुमने जो गलती की वो मानो बड़ी थी, पर तुम्हारी आंखों में अब जो चमक है वो काम की है। बताओ, भूरा की असली मंशा क्या है? कनू ने चुपचाप कहा, मेरा मन कहता है कि भूरा अब बदले से आगे निकल चुका है। उसने किसी तरह की मान्यता और अपने पुराने कर्तव्यों को फिर से लिखने की ठानी है, पर वो कितना सच्चा है ये मैं नहीं जानता। बीरबल ने कनू को आजादी का एक रास्ता दिया, पर एक शर्त के साथ। उसे भी अंदर का खेल समझना होगा और बताना होगा कि भूरा किसके साथ काम कर रहा है। कनू ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, मंगल राय के आसपास एक हल्की सी मंडली है, पर असली सेतु किसी और का है, कोई जिसे हम अपने बीच किसी भी दरबार में ना देखते हों। वो नाम नहीं बता पाया, पर उसकी बात ने बीरबल का मानना पक्का कर दिया कि खेल ऊंची गहराई तक गया है। भूरा की चाल ने अब एक नई चाल पकड़ी। वो दरबार में बैठकर, लोगों के बीच बैठकर पुरानी शिकायतों का शोर मचवाने लगा। उसने कई पुराने कागज सार्वजनिक करवाए, छोटे छोटे कुछ से दस्तावेज जो कोतवाल को बदनाम करते थे, पर उसी के साथ कुछ और भी प्रकाश में आए, चाकू की तरह तेज, उलझा हुए संदेश। उसी समय बीरबल ने एक और खुलासा किया।
चांद की चाबी असल में एक स्थान का नाम था, एक भूमिगत पुस्तकालय जहां पर पर्चों और कागजों को संरक्षित किया जाता था। यदि भूरा उसको खोलेगा तो वो न केवल कोतवाल की गलती बताएगा, बल्कि कई ऐसे नाम उजागर होंगे जो दरबार का सच बदल देंगे। भूरा ने उस जगह की तलाश तेज कर दी, पर दरबार में एक अजीब हलचल मची। कुछ लोग भयभीत, कुछ उत्सुक। मंगल राय की हालत गड़बड़ा गई। उसकी किस्मत अब बताने लगी कि कोई बड़ी चीज आने वाली है। भूरा ने रात में उस पुस्तकालय की एक नकल निकालने की योजना बनाई, पर वो नहीं जानता था कि बीरबल ने पहले से ही उसकी नकल पकड़ ली थी और उसने अपने एक आदमी को वही अटका दिया था। अड़ा हुआ, पर दिखने में कोई साधारण नौकर। अंततः वो रात आई जब दोनों ही दल, भूरा का गुट और बीरबल के सिपाही, उसी भूमिगत पुस्तकालय की ओर बढ़े। पुराने कुएं के पास एक ईंट ढीली थी। नीचे उतरने पर वहां एक तंग गलियारा खुलता था। दीवारों पर गहनानुमा नक्काशी, बीच बीच में पुराने पत्र और बीचों बीच एक तख्ती जिस पर लिखा था, यहां से चंदन की गठरी उठाओ, पर फिर कभी मत गिनो। भूरा के साथियों ने तख्ती खोली और वहां पर पर्चे निकले, पर पर्चों के बीच था एक छोटा सा कलम चिन्हित कागज जिस पर एक नाम लिखा था, अश्वत्थ। ये नाम किसी जानी मानी जगह का नहीं था। ये किसी व्यक्ति का उपनाम था जो उच्च स्थान पर बैठा था, पर वो नाम बीरबल के लिए नया था। बीरबल के चेहरे पर एक हंसी उभर आई। ये वही वो मोड़ था जहां से वो सारा जाल फट सकता था। पर उसी समय पीछे से अचानक एक आवाज आई, अब बहुत हो गया। सभी मुड़े। ये मंगल राय था, मगर साथ में एक और चेहरा था जिसे ज्यादातर लोग दिल से जानते थे पर नाम नहीं जानते थे। वो राजा के निकटस्थ एक सलाहकार, जिसका हाथ हमेशा शांत और निर्दोष दिखता था। उसकी आंखों में जहर था। भूरा की दाढ़ी में ठंडी हवा चली। वो समझ गया कि उसकी चाल का कुछ हिस्सा अब काम आ गया था, पर साथ ही उसे ये भी समझने में देर नहीं लगी कि अब खेल तेज हो गया है। मंगल राय ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो? तुमने हमारी छोटी छोटी चीजों को छेड़ा है, पर अभी तुमने उनके नाम पढ़े जिन्हें हम छुपा कर रखते हैं। भूरा ने जवाब दिया, हमने केवल उन लोगों का चेहरा देखा है जो निर्दोषों पर शिकंजा कसते हैं। तब सलाहकार ने कहा, तुम समझते नहीं, सत्ताधारियों की दुनिया में अधर्म और धर्म के बीच की रेखा हमें बचाती है। तुम जालिमों की सूची निकालोगे तो तुम खुद को भी सामने पाएंगे। यहां पर अचानक एक हलचल हुई। बीरबल के सिपाहियों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और अंदर एक एक कर मशाले जलाईं। बीरबल ने कदम बढ़ाया और कहा, हजूर, जो खेल आपने रचा उसके साथ कोई भागीदार है, पर हमारे पास भी कुछ है, साक्ष्य, नाम और कागज, पर मैं उन पर सार्वजनिक नहीं करूंगा। पर एक सौदा है, आप खुद सामने आइए और अपना सत्य रखिए, या मैं अपने तरीके से पर्दा उठाऊंगा। सलाहकार की आंखों में आसपास की दुनिया के लिए नफरत थी। मंगल राय का चेहरा बुरी तरह असमर्थ दिखाई दे रहा था। तभी भूरा ने एक आखिरी कदम उठाया। उसने ताम्र पर्चे उठाकर कहा, मैं इन सबको लेकर अकबर के सामने जाऊंगा। माहौल गहरा सन्नाटे में डूब गया। बीरबल ने देखा कि सलाहकार का चेहरा बदल रहा है। अब उसकी चालें खतरे में थी। वो पलटकर भागना चाहा, पर तभी बाहर से कोतवाल की पुरानी आवाज का एक पन्ना गूंजा, मेरा बचाव कर दो, मैं सब कुछ बताऊंगा। ये आवाज कोतवाल की थी। वो किसी तरह वहां पहुंचा हुआ था, पर वो अब छोटा और भयभीत लग रहा था। आखिर में जो हुआ वो अटपटा था और अभी के लिए संतुलित भी। बीरबल ने उस रात 3 महत्वपूर्ण बातें सार्वजनिक की। कोतवाल का दुराचरण असल में एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था, पर वो अकेला नहीं था। मंगल राय का नाम और कुछ अन्य प्रमुख नामों की सूची मौजूद थी, पर बीरबल ने केवल आंशिकतः ही उसे उजागर किया ताकि भीड़ में उथल पुथल न मचे। भूरा और कनु दोनों के गुनाहों का हिसाब रखा जाएगा, पर यदि वे सच्चाई बताने में सहयोग करें तो उन्हें कुछ माफी भी मिल सकती है।
ताकि वे बदले की जंजाल में फंसकर शासन व्यवस्था के खिलाफ न हो जाए। आगरा की रातों में अभी भी वही पुरानी ठंडी हवा बह रही थी, पर हवाओं के साथ अब एक नई बातें भी घूम रही थी। साजिशें, उलझे विरोध और उन कागजों की खनक जो तहखाने की दीवारों में छुपे थे। भूरा का नाम अब बस अफवाहों में नहीं रहा। उसने कुछ ऐसे संकेत छोड़े थे जो सीधे दरबार तक पहुंचे थे। बीरबल ने लोगों की नजरें पढ़ना शुरू कर दिया। हर कोई किसी न किसी ढोंग में लगा हुआ था। कनू जेल से निकला तो उसके कदमों में धीमी धीमी परवानगी थी। मन में शक, पर आंखों में जिजीविषा। भूरा का इरादा, जो बदला और बदनामी से भी ऊपर था, अब न सिर्फ आगरा बल्कि उसके बाहर के इलाकों में भी असर दिखा रहा था। और चूंकि बीरबल ने कुछ कागज सार्वजनिक रूप में उजागर कर दिए थे, तो अब बाकी कागज, जिनको वे लोग चांद की चाबी कहते थे, की तलाश ने पूरे खेल को फिर नया मोड़ दे दिया था। चांद की चाबी, ये सिर्फ शब्द नहीं था, ये एक संकेत था। एक संकेत जो कई तरह से पढ़ा जा सकता था। कहीं ये किसी तथाकथित स्थान का कोड नाम था, कहीं ये किसी चुनी हुई वस्तु, शायद एक धातु की चाबी थी, और कहीं ये किसी शाब्दिक अर्थ में भी लिया जा सकता था। चांद, जो आधी रोशनी में छिपा रहता है। चाबी, जो किसी रहस्य का ताला खोलती है। भूरा और उसके साथियों ने जिस रात ताम्रपत्रों पर सूर्य के पंजे, चांद की चाबी लिखा देखा, वे ये नहीं जान पाए कि इसका सटीक अर्थ क्या है, पर उन्होंने महसूस कर लिया कि ये इशारा उन लोगों की तरफ था जो रात में काम करते थे और दिन में चेहरे बदल लेते थे। बीच बीच में एक पुराना किस्सा हवाओं से गूंजने लगा। कहा जाता था कि शिल्पकारों के एक पुराने समुदाय ने गर्म ताम्र पर ठेले ठाले वाले संदूक बनाए थे। संदूक जिनके ढक्कनों पर एक छोटी सी चाबी की सिलवट उभर आती थी, और वे चाबियां केवल चांदनी रातों में ही चमकती थी। उस समुदाय के लोग अब विलुप्त हो चुके थे, पर उनके बनाए दस्तावेज अभी भी कहीं मौजूद थे। भूरा ने उस किस्से में उसी आशा का दाना देखा जो उसे आगे बढ़ने के लिए चाहिए था। भूरा लौटा, नग्न और साधारण नहीं, पर संभाल कर, चुपके से और एक नई योजना के साथ। उसके साथ अब अधिक लोग थे, कुछ पुराने साथी, कुछ नए अनुयायी जिन्होंने उससे प्रभावित होकर जुड़ना स्वीकार किया था। उसने शहर के किनारे एक छोटे से घर में छुप कर रहना शुरू किया और वहीं से अपनी चालें चलवाई। उसकी पहली चाल थी मंगल राय के पुराने पत्रों की और अधिक नकल निकालना। भूरा ने एक बार फिर मदरसे के तहखाने में जाकर देखा, पर अब वहां पर बीरबल का जाल भी था। बीरबल ने कुछ सिपाहियों को छुपाया हुआ रखा था जो निगरानी करते थे, पर भूरा को निगरानी से परे कुछ और चाहिए था। उसे असली चाबी और असली कागज चाहिए थे जिनसे वो बड़े लोगों के नाम उजागर कर सके। भूरा ने अब अपना ध्यान उन लोगों पर लगाया जो सार्वजनिक जीवन में निजी रहते थे। निजी अर्थ ये कि उनके बारे में आम जनता को बहुत कम मालूम था। एक नाम बार बार सामने आया, अश्वत्थ, जो वो नाम था जो ताम्रपत्रों पर लिखा मिला था। भूरा ने खोजा कि अश्वत्थ असल में एक सावन सा कलंकित उपनाम था। कई सालों से कोई अश्वत्थ नाम का आदमी दरबार में नहीं दिखा, पर दस्तावेजों में उसका नाम बार बार उभरता था। भूरा ने ठान लिया, यदि अश्वत्थ पकड़ा जा सकेगा तो चांद की चाबी का रास्ता खुल सकता है। कनू, जो अब थोड़ी आजादी की हवा में सांस ले रहा था, मन ही मन द्वंद से गुजर रहा था। बहरा की तरह उसकी आत्मा डोलंधन थी। एक ओर बदले की आग थी और दूसरी ओर बीरबल की वो शर्त कि यदि वे सच्चाई के साथ आए तो सजा में कमी हो सकती है। कनू ने बीरबल से कहा, अगर मैं सच बोलूंगा तो भूरा मुझसे बेईमान समझेगा। बीरबल ने नर्म स्वर में कहा, कनू, सच्चाई का कोई रंग नहीं होता, पर सच्चाई वही है जो भविष्य बचाए। अगर तुमने भूरा को रोका नहीं तो अगली बार जाल बड़ा होगा। कनू ने सोचा, क्या वो भूरा के साथ है या बीरबल के साथ? उसकी नीयत में एक कुटिलता भी थी। वो दोनों तरफ से कुछ पाने की सोच रहा था। भूरा की योजना से धन
और बीरबल की शर्त से जीवन। पर दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं थी, और यही द्वैतता उसकी कमजोरी भी बनी। भूरा के साथ अब एक नया चेहरा आया, इंदुमती नाम की एक औरत, जिसकी चाल में सच्ची मुश्किल थी। इंदुमती किसी जायदाद की मालकिन थी, और उसके पास दस्तावेजों की एक छोटी परत थी। पुरानी रसीदें, एक एक बंधन और कुछ संदेहास्पद बतख। इंदुमती का परिवार पहले मंगल राय से जुड़ा रहा था। वे कहती थी कि मंगल राय ने उनकी जमीनों पर दबंगई करके उनसे कुछ चिट्ठियां छीन ली थी। वो अब अपनी किस्मत वापस चाहती थी, और भूरा ने इंदुमती को अपने साथ जोड़ा क्योंकि वह कागजों के माध्यम से खेल को आगे बढ़ाना जानती थी। इंदुमती के आने से भूरा की चालों में सूझबूझ आ गई। उसने बीरबल के प्रति एक छुपा हुआ अभागा सा घृणा भी रख लिया, पर वही उसकी ताकत भी बन गई। इंदुमती ने कहा, अगर हम चूंकि चाबी नहीं है तो चाबी के विचार को ही बदल देंगे। हम ताम्र को तब्दील कर देंगे। इंदुमती और भूरा ने मिलकर ताम्रंकले बनाई। उन पर कुछ ऐसे निशान उकेरे गए जो केवल विशेष प्रकाश में ही उभरते थे। उन्होंने प्रयोग करके देखा कि चांदनी की हल्की रोशनी में कुछ अक्षर उभर आते हैं, पर यह तभी काम करता था जब ताम्र को एक निश्चित कोण पर रखा जाता। इस तरह उन्होंने आंशिक रूप से चांद की चाबी का अर्थ समझा। यह किसी वस्तु की नहीं, किसी विधि की चाबी थी। एक ऐसा तरीका जिससे केवल रात की किसी खास घड़ी में ही दस्तावेजों की सही परतें पढ़ी जा सकती थी। भूरा ने मुस्कुराकर कहा, तो हमारी चाबी चांद से ही जुड़ी है। ये एक समय का संकेत है। इंदुमती ने उत्तर दिया, और अगर हम समय का निर्धारण बदल दें तो हम जो छिपा है उसे बाहर ला सकते हैं। अब उनकी योजना यह थी कि वे उस रात को चुने जब चांद की रोशनी विशेष होगी, और उसी रात मदरसे, चाय खाने और भूमिगत पुस्तकालय में रखे तमाम ताम्र खोलकर उन पर उकेरे हुए संकेत पढ़ेंगे। पर बीरबल पहले से ही ये सब जान गया था। उसने अपनी चाल में कुछ और मोहरे भी रखे थे। बीरबल ने सोचा, अगर ये लोग बनावटी प्रकाश के जाल बनाकर सच बाहर लाएंगे तो मैं भी उनकी चाल का इस्तेमाल करूंगा, ताकि बड़े नामों का सही प्रमाण मिल सके। बीरबल की योजना अब और गहरी हो चुकी थी। वो इन दोनों दलों को इसी तरह मैदान पर आकर टकराने देना चाहता था, पर उसे इस बात का भी डर था कि अगर सब कुछ अचानक उजागर हुआ तो कलह और खून खराबा भी हो सकता है। वो रात आ गई। चांद चुन चुन कर आकाश में चमक रहा था, न बहुत ऊंचा न बहुत कम, एकदम वैसा ही जैसा ताम्र पर अक्षर खोलने के लिए चाहिए था। भूरा और इंदुमती कुछ गोपनीय लोगों के साथ मदरसे के तहखाने में पहुंचे। उन्होंने ताम्र के ढेर खोल दिए और एक एक कर तख्ते पर रखकर चांद की रोशनी में पढ़ने की कोशिश की। अक्षर उभरने लगे, नाम, तिथियां, सौदे। पर कुछ नाम ऐसे थे जिन्हें देखकर सभी चौंक गए। मंगल राय के अलावा वहां एक नाम बार बार दोहराया गया, अश्वत्थ। पर साथ ही एक और संकेत था, एक छोटा सा नक्षत्र जैसा संकेत जो एक स्थान का कोड था, नीलकंठपथ। भूरा ने धीरे से कहा, नीलकंठपथ? वो तो एक पुराना समुद्री रास्ता है जिसे अब समुद्री व्यापारी ही जानते हैं। इंदुमती ने सिर हिलाया, हां, और उसका मतलब यही है कि कुछ दस्तावेज विदेशों तक भेजे गए थे। यदि वे कागज विदेशों में पहुंचे होंगे तो बड़े गोपनीय सौदे में विदेशी पैसे का हाथ भी जुड़ा होगा। ये सुनकर सभी के ठंडे जोरों में दहाड़ मची। अब मामला न सिर्फ नापतोल का था, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का खतरा बन सकता था। पर तभी, जैसे किसी ने अधीन से आग लगा दी हो, मदरसे की परछाइयों में कुछ हलचल हुई। दीवार के उस पार से अचानक बीरबल की आवाज आई, रुकिए। सब मुड़े। बीरबल का चेहरा मशाल की झिलमिलाहट में पवित्र और कटु दोनों था। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, आप सब सही जगह पर खड़े हैं, पर यहां पर यह केवल खोज नहीं है, ये एक मुकाबला है। यदि इस मुकाबले में आप असावधान रहेंगे तो आप न सिर्फ खुद को खो देंगे, बल्कि उन लोगों को भी जो निर्दोष हैं। भूरा ने खड़ा होकर कहा, हमें सच चाहिए। हम राज नहीं चाहते, हम केवल उनका हिसाब मांगते हैं।
बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, सच का हिसाब मांगना आसान बात नहीं। सच का रस अगर अचानक फैला दिया गया तो बहुतों की रूहें सूख सकती है। पर मैं सवाल ये पूछता हूं, क्या तुम सत्य को न्याय के लिए चाहते हो या केवल बदले के लिए? वहां मौजूद कुछ लोगों की गर्दनें तन गईं। ये वही सवाल था जो वर्षों से भूरा की आत्मा में भी घूमता रहा, बदला या न्याय? भूरा की आंखों ने धुंधली सी चमक पकड़ी। फिर वो बोला, मैंने बदले में शुरुआत की, अब मैं न्याय चाहता हूं। बीच बीच में तख्तियां खुलती रहीं और हर खुलने पर कुछ और छिपा सच प्रकट होता गया। ताम्रपत्रों पर अब स्पष्ट हुआ कि कुछ दस्तावेज विदेश भेजे गए थे और उन दस्तावेजों में कुछ ऐसे हैं जिनमें बाहर के कुछ व्यापारी और यहां के कुछ राजकीय पदाधिकारी सहमति में थे। पर किसी भी कागज पर अश्वत्थ का नाम बार बार उभर रहा था। भूरा ने ताम्र की एक परत को हाथ में लिया और उस पर लिखा मिला, अश्वत्थ को समर्पित। चांद की चाबी से खोलना। भूरा की गर्दन पर ठंडी सित पड़ गई। आखिरकार चाबियां अब स्पष्ट हो रही थी। तभी बीरबल ने कहा, अश्वत्थ किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता, ये एक पदनाम है। वे लोग जो रात में काम करते थे कोई एक व्यक्ति नहीं रखते थे, वे एक पदनाम रखते थे, अश्वत्थ। और वो पदनाम उन लोगों के बीच अधिकार और दोष बांटता था। वहां भूरा की आंखों में आश्चर्य और क्रोध दोनों उभर आए। अगर अश्वत्थ पदनाम था तो असली असली दोषी छुप सकता था, और अगर पदनाम किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास था तो मामला और भी पेचीदा हो जाता। इसी बीच इंदुमती ने एक और पन्ना खोला और वहां पर कुछ अंक और अक्षर अलग तरह से उकेरे हुए थे। नीलकंठ पथ, द्वितीय द्वार, समुद्री संकेत, 7312। वो तिन्हों के लिए कोई रहस्य संख्या थी। संभवतः एक जहाज, संभवतः एक गोपनीय मार्गधार। भूरा ने तुरंत कहा, हम समुद्र के किनारे कुछ लोगों को भेजें। पर याद रहे, यदि हम गलत ठोक देंगे तो हमारा सारा प्रयास व्यर्थ हो सकता है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें मदद करूंगा, पर एक शर्त पर। तुम सार्वजनिक रूप से एक बड़ा खुलासा तभी करोगे जब मेरे नियत किए गवाह और सबूत दोनों सार्वजनिक हो। मैं चाहूंगा कि कानून का तख्ता पलटते ही भी समाज का ढांचा न खोले। भूरा चुप रहा। उसे ये शर्त स्वीकार्य लगी, क्योंकि भूरा का उद्देश्य अंततः व्यवस्था में सफाई लाना था। पर उसकी पहली भावना तो बदला थी। फिर भी उसे न्याय का प्रयोग करना था। कुछ दिनों के भीतर भूरा के साथ कुछ पुरुष तैयार हुए। नाविक, एक पुराना समुद्री व्यापारी जो अब फकीरी के वेश में था, और एक युवा जो चोर व्यवहार में माहिर था। वे सभी रात के अंधेरे में समुद्र के किनारे पहुंचे। जहाज पर चढ़ते समय भूरा ने देखा कि उनके पीछे कुछ संदिग्ध परछाइयां चल रही थी। बीरबल ने कुछ गुप्त लोगों को वहां भेजा था ताकि वे सुनिश्चित कर ले कि कोई गुप्त शक्ति जहाज पर कूदकर साक्ष्य छीन न ले। जहाज में एक छोटा कैबिन था जहां कुछ ताम्र सूचक भी रखे गए थे, और उन पर वही लाल बिंदी का निशान था जो पहले चिट्ठी पर भी था। ये निशान अब हर जगह उनका मार्गदर्शन कर रहा था। ये उन्हें बताता था कि चांद की चाबी केवल प्रतीक नहीं, बल्कि निर्देश भी है। समुद्र सफर में कुछ घटनाएं हुई। रात में एक जहाजी तूफान आया और एक आदमी अचानक गायब हो गया। भूरा ने देखा कि खतरे हर तरफ है, न सिर्फ सत्ता से बल्कि प्रकृति से भी। पर इन सब मुश्किलों के बीच एक तथ्य और उभर कर आया। उन ताम्रन क्लो में एक और संकेत था। एक स्थान का नाम, कायमठल, जो किसी पुराने बंदरगाह का नाम था, पर अब वो खंडहर बन चुका था। वहीं पर कभी एक गोदाम हुआ करता था जहां विदेशी और स्थानीय तस्करों के बीच कागजों का आदान प्रदान होता था। भूरा ने जहाज का रुख वहीं मोड़ा और उसकी आंखों में फिर से एक अडिग लक्ष्य बनने लगा। कायमठल पहुंचते ही सब कुछ खंडहर सा लगा। पुरानी दीवारें, नमक की गंध और बीच बीच में जर्जर भंडार। भूरा ने वहां चौंकाने वाला सच देखा। कुछ पुराने दस्तावेज जुड़ गए थे जो सीधे तौर पर गरिमा को हिला सकते थे, पर उन दस्तावेजों में भी एक गहरी परत छिपी हुई थी। एक सुराग था जो सीधे एक नाम की ओर जाता था,
और वो नाम था राजा के निकटस्थ सलाहकार। भूरा के दिल में जैसे सी हिली। यदि सलाहकार का नाम सामने आया तो पूरे दरबार की नींव हिल सकती थी। पर तभी चीजें अचानक उलट गई। वहां पर एक झटका आया। बीरबल का एक संदेश मिला, रुक जाओ। जिन चीजों को तुमने देख लिया है उन्हें कह देना है कि वे खुद सामने आए। न्याय तभी संभव है जब तुम केवल खुलासा न करके विधि का पालन कर सको। और यदि तुम एक ब्लाइंड बदला कर बैठो तो वही व्यवस्था फिर कठोर होकर लौटेगी। भूरा ने कुछ पल ठहर कर सोचा, क्या वह सच में न्याय चाहता है या सिर्फ बदला? उसकी आंखों में टकराव था। इंदुमती ने धीरे कहा, हमें ये सब देखते हुए भी संयम रखना होगा। अगर हम उग्रता से चलेंगे तो वे लोग जो आज दबे हैं, व्यापारी, नौकर, वे सब बचे नहीं रहेंगे। भूरा ने आह भरी। उसके होठों पर उस रात की थकान और उम्मीद दोनों की परत थी। पर उसने अंततः निर्णय लिया, हम होगा न्याय का मार्ग अपनाएंगे। पर मैं उन सभी के चेहरे सार्वजनिक कर दूंगा जो इस खेल में शामिल हैं, चाहे वे बड़े हों या न हों। इंदुमती ने सिर हिलाया, फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला अध्याय बहुत बड़ा है। कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं, कई संकेत खुल चुके हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण सत्य अभी भी एक आखिरी परत में छिपा है। अश्वत्थ का मतलब अब स्पष्ट हो चुका है। ये एक पदनाम है जो रात की मंडली में साझा जिम्मेदारी और शक्ति का संकेत देता है। नीलकंठ पथ और कायमठल ने यह दर्शाया कि मामला न सिर्फ स्थानीय भ्रष्टाचार का है, बल्कि इसमें विदेशों तक जाने वाला मार्ग भी शामिल है। पर अंतिम सच, असल उस नाम का चेहरा जो दरबार के बीच छिपा हुआ है, अभी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ। भूरा, इंदुमती, कनु और बीरबल चारों के सामने अब एक ही विकल्प रहा। क्या वे इस सच को तुरंत अकबर के सामने रख दें और राज्य को हिला दें, या फिर व्यवस्थित तरीके से सबूत इकट्ठा करके एक ऐसे सार्वजनिक मुकदमे तक जाएं, जहां न्याय भी हो और व्यवस्था की बुनियाद भी बची रहे? महीनों की खोज और संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब चांद की चाबी का पूरा रहस्य उजागर होने वाला था। भूरा, कनु, इंदुमती और बीरबल सब एक ही जगह इकट्ठे थे, भूमिगत पुस्तकालय में रखे गए अंतिम ताम्रपत्र पर। जब चांद की रोशनी पूरी तरह गिरी तो छिपे हुए शब्द उभर आए। अश्वत्थ राजकीय सलाहकार नरसिंह दास सभी स्तब्ध रह गए। भूरा के मुंह से चीख निकली, तो ये वही है जिसने हमें सब में उलझाया, जिसने कोतवाल को ढाल बनाया, जिसने हमारे गुनाहों को और गहरा किया। नरसिंह दास वही व्यक्ति था जो सम्राट अकबर का वर्षों से अत्यंत निकट सलाहकार था। उसकी छवि बाहर से निर्मल और ईमानदार की थी, पर अंदर ही अंदर वही इस भ्रष्टाचार और विदेशी सौदों का मुखिया था। अगले दिन अकबर के दरबार में भारी भीड़ लगी। बीरबल ने सारा रहस्य उजागर किया। उसने ताम्रपत्र और उनके छिपे शब्द सबके सामने रखे। बीरबल बोला, जहां पनाह, असली अपराधी न कोतवाल है न ये ठग। असली अपराधी ये है नरसिंह दास, जो वर्षों से राजकीय शक्ति का दुरुपयोग करता रहा। उसने चांद की चाबी के नाम पर विदेशों से गुप्त सौदे किए, राजकीय धन लूटा और अपने अपराध छिपाने के लिए सबको मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। नरसिंह दास घबराकर बोला, हुजूर, ये सब झूठ है। बीरबल ने मुझे फंसाने के लिए ये नाटक रचा है। लेकिन उसी समय इंदुमती ने आगे आकर वो गवाही दी कि उसके परिवार से छीने गए दस्तावेज भी इसी नरसिंह दास ने अपने पास रखे थे। भूरा ने भी खुलकर मान लिया, हां, मैंने चोरी की थी। पर उस चोरी ने असली गुनहगार का चेहरा सबको दिखा दिया। आज मैं मानता हूं कि बदले से बड़ा न्याय है। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने दरबार में ऊंची आवाज में कहा, नरसिंह दास, तूने सालों तक हमें धोखा दिया। तूने साम्राज्य के विश्वास को बेच दिया। तेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि इन्हें किसी भी तरह माफ नहीं किया जा सकता। आज से तू अपने पद से बर्खास्त किया जाता है और तुरंत जेल में डाल दिया जाए। तुझे राज्यद्रोह के अपराध में फांसी दी जाएगी। सैनिकों ने नरसिंह दास को पकड़ लिया
उसकी चालाकी, उसका साम्राज्य में बना झूठा रुतबा सब ध्वस्त हो गया। फैसला अब भूरा और कनू पर आ गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, इन दोनों का क्या किया जाए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये ठग जरूर अपराधी है। इन्होंने लालच और धोखे से शुरुआत की थी, लेकिन आज इनकी चालों ने असली गुनाहगार को बेनकाब कर दिया। इनकी वजह से ही सच्चाई सामने आई। अतः इन्हें मौत की सजा देने से न्याय नहीं होगा। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि इन्हें जीवन भर के लिए निर्वासित कर दिया जाए। ये कभी राज्य की सीमा में वापस न आ सके। अकबर ने सिर हिलाया और आदेश दिया, भूरा और कनू को आज से साम्राज्य से निकाल दिया जाए। वे कहीं और अपनी जिंदगी जिए, पर आगरा और हिंदुस्तान की सीमा में लौटने का अधिकार इन्हें कभी नहीं मिलेगा। इंदुमती, जिसने बहादुरी से गवाही दी थी, अकबर ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारे परिवार से जो जमीन और कागज छीने गए थे, उन्हें तुरंत तुम्हें वापस कर दिया जाए। तुम्हारी ईमानदारी और साहस को सलाम। इंदुमती की आंखों में आंसू आ गए। उसका जीवन भी अब सुरक्षित हो गया। दरबार में चारों ओर शांति छा गई। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, आज हमने देखा कि छल कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य की रोशनी से बच नहीं सकता। बदला लेने वाला भी अगर न्याय के मार्ग पर आ जाए तो साम्राज्य बचता है। यही इस कहानी की सीख है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने आज फिर साम्राज्य को बड़ी विपत्ति से बचाया है। तुम्हारे जैसा मंत्री होना हमारे लिए सौभाग्य है।